नमस्ते भारत, जगो भारत, उठो भारत। अगस्त क्रांति का आगाज हुआ। ये एक नमूना है जिसे आप समझ सकते हैं कि विपक्षी एकता किस दिशा में बह रही है। यह विपक्षी एकता का जो वर्तमान सच है, जो आदरणीय अखिलेश जी और आम आदमी पार्टी के तमाम प्रदेशी नेतृत्व इस तरह से सपा के अंदर अपना विश्वास व्यक्त कर रही, वो एक नए राजनीतिक उद्घोष की क्रांति का शुरुआत है। के साथ सामने आए जो पूरे राष्ट्र को झकझोर के रख दिया है। देश काल परिस्थितियां आज वर्तमान में एक आरोप है सबसे बड़ा। आज शायद ही सारी दुनिया में ऐसा आरोप कभी सुनने को मिला हो कि चुनाव आयोग जो सरकार चुनता है, सरकार को चुनने में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करता है, लेकिन उसकी व्यवहारिक जमीन जो है वो खिसकती नजर आ रही है दायित्वों से, नैतिकता से और संवैधानिक मूल्यों से समझौता करने से। पद के बदले सरकार एक बड़ा आरोप होता है। पूरा विपक्ष पद के बदले सरकार की गारंटी का अनुबंध एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाना और उसे साबित करना निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयास है। और यह कितना व्यवहारिक होगा और कितना संवैधानिक, ये तो समय ही बताएगा। जैसा कि आप जमीनी संघर्ष देख रहे हैं कि आज चारों तरफ ये कोलाहल है, हर व्यक्ति हत्यारा, हिंसक और भ्रष्ट बन चुका। आखिर क्यों? 78 साल की आजादी और 9 अगस्त 1942 में जो एक जमीनी किट भारत का आंदोलन शुरू हुआ, वो मूवमेंट का सच 83 साल बाद भी अधूरा क्यों दिखाई देता? जमीन पर सत्य, न्याय और अहिंसा एक बेमानी सी बात लगती। जमीनी अदालत में चले जाओ, गांव में सुनते थे, एक फिल्म आई थी जब बचपन की कहानियां थी, तो उस फिल्म में कहा गया था दूल्हा बिकता है और गांव के गलियों में कहा जाता न्याय बिकता है। लेकिन वो बात यहां तक इस भ्रष्ट कंडीशन तक पहुंच जाए, इस पारदर्शिता की नैतिक मूल्यों पर जब जांच पड़ताल हो तो पारदर्शिता और पारदर्शिता की अव्यवहारिक अनैतिक राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक सूचनाओं को करने से चुनाव आयोग डर क्यों रहा है? आपने वोट काटा बिहार का, हम पूछ रहे किसका काटा, क्या नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है? जिन लोगों की मृत्यु हो गई वो कौन लोग हैं जिनके आपने वोट काट दिए कह के कि वो अब नहीं रहे? ठीक है, उनकी जानकारी हमें दे दीजिए ना। ई वोटिंग लिस्ट मांगी जा रही है। हाँ, आप हमें मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, दिल्ली से 4 बार एमएलए का चुनाव लड़ी हूँ, चांदनी चौक से विधायक भी रही हूँ। मेरे को भी अब अपनी वोटर लिस्ट पे हो रहा है कि मैंने इतना काम किया और एक तरफा माहौल था, कैसे ये वोट मेरा 40,000 से 4,000 पर पहुंच जाता है एकदम से। हमने अपनी सबने अंतिम चुनाव की वोटर लिस्ट निकाल के जांच सभी ने शुरू कर दी है। और ये लड़ाई श्री राहुल गांधी जी की नहीं, ये लड़ाई संवैधानिक है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई एक एक वोट को बचाने की है चोरी से, जिसका काम पूरे देश में अब शुरू हो चुका है। और आज पूरा इंडिया गठबंधन है ना। एक चैनल तो ये भी कह रहे 30 सांसदों को इजाजत दी गई थी, 300 आ रहे थे। अगर 300 आ रहे थे तो ये सरकार गिर गई होती। अगर 300 सांसद इस तरफ हैं तो ये सरकार ही अब गिर जानी चाहिए। मैंने कुछ चैनलों में देखा है, डरा हुआ है चुनाव हुआ। अभी भी कह रही हूँ, चुनाव आयोग बात पद और सरकार की आ जाए, पद वर्सेस सरकार, यानी पद दो सरकार पाओ, ये एक ऐसी असंवैधानिक, अविश्वसनीय राष्ट्र द्रोह का परिभाषा तो अलग है, मगर राष्ट्रीय नैतिकता के आईने से सबसे जघन्य राष्ट्र द्रोही चरित्र के स्वभाव में ही इसे देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश की, राष्ट्र की सरकार जो आम जनता की आवाज होती है, आम जनता के मूल्यों पर उसकी व्यवहारिकता को एप्लीकेशन करने का दायित्व निभाती है, उसकी उम्मीदों को जमीन पर उतारने का दायित्व लेती है, उसे सरकार कहते हैं। उसे चुनी हुई सरकार या जनता की उम्मीदों की चुनी हुई सरकार। और यदि वो सरकार जिसे सरकार जो सरकार थी ही नहीं, जिसे सरकार के रूप में किसी जनता ने चुना ही नहीं, और उसे सरकार बना दिया जाए, बस संघर्ष यहीं पे है कि यह सरकार चुनी हुई है या सरकार समझौते के अनुबंधों से आई हुई है।
इतना बड़ा आरोप शायद दुनिया के किसी भी राष्ट्र में किसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा हो। और ईवीएम तो बहुत सारे जो दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र हैं वहां पर भी ईवीएम का एप्लीकेशन नहीं होता है, सिर्फ इसलिए कि जनता को विश्वास कहीं टूट न जाए कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी कहीं नीलाम तो नहीं कर रहा, अपने दायित्व की नीलामी पर सरकार कोई गारंटी तो सुनिश्चित नहीं कर रहा। इस व्यवहारिक जमीन के सच को बनाए रखने के लिए, विश्वसनीयता की गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए शायद यही कारण है कि ईवीएम को तमाम जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समृद्धशाली शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो राष्ट्र ईवीएम का उपयोग नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है, इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि उस राष्ट्र की जनता का विश्वास हासिल करना कि उस राष्ट्र की जनता ने अपने लिए जिस पार्टी को और जो अपना दायित्व दिया वो दायित्व ही सरकार बननी चाहिए, ना कि जनता के विश्वास पर कुठाराघात हो जाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके लिए तमाम संवैधानिक डाटाओं की जरूरत होती है। यदि हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो एसआईआर और राहुल के डाटा का विरोधाभास जारी है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल के डाटे को फैब्रिकेटेड जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब कोई सही आदमी बोलता है ना तो उसको मोदी पकड़ के अंदर डाल देते हैं। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। भाजपा सरकार है वो डरी हुई है बिल्कुल। भाजपा हर बार ऐसे ही करती है, जब भी चुनाव आते हैं सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है बीजेपी वाले। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब कोई सही आदमी बोलता है ना तो उसको मोदी पकड़ के अंदर डाल देते हैं। हम अगर बैरिकेड पर चढ़कर अपनी बात कहना चाहते हैं और पुलिस हमें रोकती है तो हम गुंडाई विपक्ष कर रहा है। और संसद के अंदर बैलगाड़ी लेकर घुस गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। बैलगाड़ी, संसद में बैलगाड़ी जाने की जगह है, वो क्या कर रहे थे? हम अगर बैरिकेड पर चढ़कर अपनी बात कहना चाहते हैं और पुलिस हमें रोकती है तो हम गुंडाई विपक्ष कर रहा है। और संसद के अंदर बैलगाड़ी लेकर घुस गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। बैलगाड़ी पहले भी। हाँ। तो सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 1960 के एक्ट 20(3)(b) के पीछे चिपता हुआ क्यों दिख रहा है भाई? मैंने बताया ना, ये 3(b) जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दावे आपत्ति लगाने के लिए है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, ये तो शिकायत है कि हमने देखा कि इस कंस्टिट्यूएंसी में इतनी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, तो जांच ही हो सकती है, उसमें थोड़ी धारा 20(3)(b) लागू होगा। तो फिर क्यों सर? भाई ज्ञानेश कुमार सीसी है, उनकी रजामंदी के बगैर डाटा के रूप में इंडिकेट किया है जो कि व्यवहारिक जमीन पर फैक्ट चेक में सच पाया गया। अब ये एक संघर्ष है और एक संघर्ष राष्ट्र को और राष्ट्र की संप्रभुता को बचाने का संघर्ष है। यदि राहुल सही हैं तो निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा और नैतिकता का घोटाला, संवैधानिकता का घोटाला, संवैधानिक मूल्यों का घोटाला, राष्ट्र की संप्रभुता का घोटाला। क्या हम इतनी बड़ी चुनौती को सिर्फ ये कह दें और ये कह देने से हम मान लें कि ये सब कुछ सही चल रहा, सब चंगा सी, जब पूरी राष्ट्रीय पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं वो सब इस बात पर असहमत हों कि नहीं, चुनाव आयोग जो कह रहा है वो निश्चित रूप से संदेह के दायरे में है। इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता, इसी को मशीन पठनीय डेटा सार्वजनिक करने और एसआईआर की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है। इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा, मगर चुनाव आयोग ठीक विद्रोही चरित्र में व्यवहार करता है जो उसकी पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या यह संवैधानिकता की मांग राष्ट्र प्रेमियों के लिए आवश्यक नहीं कि वो अपना नैतिक राष्ट्रीय दायित्व निभाएं? शायद आज का ये वर्तमान संघर्ष जनता, सरकार और नेताओं के बीच का संघर्ष एक राष्ट्रीय दायित्व को लेकर के है। क्या ये व्यवहारिक बनेगा? राष्ट्रद्रोह का दृष्टिकोण, राष्ट्र को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है और ये गंभीर आरोप होता है, उसके लिए ठोस सबूत और कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती। वर्तमान में ऐसे सबूतों की कमी है जिसे इसे राष्ट्रद्रोह कहा जा सके। अगस्त क्रांति की संभावना,
आप देख रहे हैं अखिलेश जी का उग्र राजनीतिक चरित्र। अखिलेश जी ने किसी भी बंधन को रोकने नहीं दिया। उसे दांग लागना पड़े, उसे हटाना पड़े, उसके लिए बल प्रयोग करना पड़े या खुद की अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़े, अखिलेश जी रुकने को तैयार नहीं। यह राजनीतिक क्रांति की एक नई बुनियाद है। वास्तव में ये अगस्त क्रांति की व्यवहारिक जमीन हो सकता है, उपजाऊ जमीन हो सकता है, लेकिन विपक्ष उतनी ही यहीं पर नहीं रुकते। अब आप डिम्पल यादव को देखिए, उनके राजनीतिक परफॉर्मेंस का एक नया दौर है। शायद ये ऐसे कभी आपने कभी देखा होगा किसी जन क्रांति नेतृत्व के रूप में। डिम्पल और प्रियंका जिस राजनीतिक उद्घोष के साथ, परिपक्वता के साथ और पूरी गंभीर चेतावनियों के साथ सत्ता को ललकारती हुई नजर आई, ये निश्चित रूप से आने वाले एक राजनीतिक खेल का एक नया चेहरा है। संविदा के साथ, उतने ही व्यवहारिक डाटा के साथ, उतने ही जनतांत्रिक सपोर्ट के साथ इस बात को राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में हर घर तक पहुंचाने का दायित्व निभा पाता और पूरे भारत के लोग इससे अपने आप को जोड़ पाते, तो निश्चित रूप से ये आने वाले कल की अगस्त क्रांति एक नए राजनीतिक परिवर्तन का कारण बन सकती है। आइए चलते हैं कुछ लोगों के अपने विचार और उन विचारों से जुड़े निष्कर्षों पर भी चर्चा करेंगे। इनकी चोरी तो सीसीटीवी से भी पकड़ी जा रही है। बताओ, चंडीगढ़ में वोटों की लूट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये हमारे आजमगढ़ के लोग जागरूक लोग हैं, कुछ और समझ गए भाई। इनकी चोरी तो सीसीटीवी से भी पकड़ी जा रही है। बताओ, चंडीगढ़ में वोटों की लूट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जाग गया है हिंदुस्तान, 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 जाग गया है। राहुल गांधी ने प्रमाणित वोट चोरी का आरोप लगाया, जो व्यवहारिक एक पहली नजर में दिखाई देता। 1,02,50 वोटों की चोरी का आरोप राहुल गांधी का है, जिसमें 11,965 डुप्लीकेट वोट हैं और फर्जी और अमान्य पतों वाले वोट 40,009 वोट हैं। उसके बाद एकल पते पर और बहुसंख्यक वोट का रजिस्ट्रेशन 10,452, अमान्य फोटो 4,132। इस प्रकार से मतदाताओं के साथ जो अस्पष्ट परिस्थितियां पैदा की हुई है, जो खुद किसी के डाटा में उपलब्ध है, किसी के डाटा के बेस पे ही जो ऑनलाइन डाटा है, राहुल गांधी ने ये प्रमाणित डाटा निकाला। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है राहुल जी ने एक ऐसी प्रमाणित और व्यवस्थित तरीके से अपने किए गए रिसर्च के परिणाम में एक जनक्रांति का आधार रूप बीज पैदा कर दिया है। वह बीज इतना बड़ा हो सकता है, उसका पेड़ अगस्त क्रांति के रूप में एक नई 2025 की अगस्त क्रांति का एक आधारभूत परिवर्तन हो सकता है, जो वर्तमान सत्ता की जड़ों को हिला के रख देगी और एक नए राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की क्रांति व्यवहारिक भारत की राजनीति का हिस्सा होगा। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।